नमस्कार, आदाब। न्यूज़ टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आइए रुख करते हैं सोशल मीडिया की तरफ। रवीश कुमार जी लिखते हैं, कोरोना ने समाज और सिस्टम में डॉक्टरों के प्रभाव को खत्म कर दिया है। देखते देखते कोरोना से 326 डॉक्टरों को खो दिया है। उनके योगदान का कहीं रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ तक कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की साइट पर भी नहीं। अफसोस, कहाँ तो उन्हें कोरोना योद्धा कहा गया था। डॉक्टर एक प्रभावशाली तबका है, फिर भी उनकी शहादत का कहीं जिक्र नहीं है। पिछले 3 दिनों में 20 डॉक्टरों की मौत हुई है। आगे फिर से रवीश कुमार ने लिखा है, 1 रुपए की अवमानना तो मानहानि तो 1.25 रुपए की हो। रोहिणी सिंह ने जैसा को लेकर वायरल में रिपोर्ट की थी, तब इस रिपोर्ट के कारण उन पर मानहानि का केस हो गया था। उस दौरान राहुल गांधी पर भी संघी मानहानि का केस चल रहा था। मानहानि को लेकर जयपुर में एक लेक्चर दिया। एक मान, एक हानि, एक राष्ट्र, एक मान, 1.25 रुपए का सबका सम्मान। प्रशांत भूषण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपए का जुर्माना दिया है। कई पाठकों ने याद दिलाया है कि कोर्ट ने मेरा प्रस्ताव मान लिया है। कोर्ट के पास शायद ही ये किताब पहुंची होगी, तो मेरा प्रस्ताव कैसे माना? संयोग हो सकता है। वाकई मानहानि की अवधारणा बेहद समानती है। बेशक कोर्ट रोक लगाए, राहत दे, लेकिन किसी पर आप करोड़ों की मानहानि लगा दे, ये सही नहीं है। इससे होता ये है कि कई बड़ी कंपनियां इसका डर दिखाकर रिपोर्ट रुकवा देती हैं। अब एक रिपोर्ट के लिए कहां से 1 करोड़ भरेगा? तो कई पत्रकार रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। मानहानि का सारा ड्रामा इन्हीं ताकतवरों को बचाए जाने के लिए है, जबकि होना ये चाहिए, जब कोई पत्रकार दावा करे कि उसकी रिपोर्ट सही है, तब कोर्ट को जांच का आदेश देना चाहिए, सारे दस्तावेज मांगने चाहिए कंपनी की तरफ से। लेकिन इसकी जगह कंपनियों के महंगे वकील मानहानि का नोटिस भेज लगा देते हैं, रोक लगा देते हैं। मैं रोज रात को सोने से पहले सोचता हूं कि मेरे प्रिय अभिनेता सुशांत की आत्महत्या के मामले में बीजेपी की गहरी अभिरुचि के पीछे क्या है। ये सवाल मेरे लिए आत्महत्या की वजहों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको हरियाणा कैडर के आईपीएस अशोक खेमका याद है ना? वो ईमानदार अधिकारी जिसका सरकार ने जीना दुभर कर दिया था। अशोक खेमका ने इसी साल जनवरी में मुख्यमंत्री खट्टर को पत्र लिखकर राज्य में युवा एवं खेल मामलों के सचिव के तौर पर एक आईपीएस की नियुक्ति पर कड़ा ऐतराज दर्ज कराया था। खेमका ने नियमों का हवाला देते हुए कहा था, ये पूरी तरह के नियम से विरुद्ध है। अब सवाल उठता है, ये आईपीएस कौन थे? जी हाँ, ये आईपीएस सुशांत के जीजाजी ओपी सिंह जी थे, जो फिलहाल फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं। ओपी सिंह एक बेहतरीन आईपीएस हैं, इससे कोई इनका इनकार नहीं कर सकता। लेकिन संघ और बीजेपी में इनके नेताओं की बात बार बार होती है। अब बात ओपी सिंह और बीजेपी के संबंध की बात कर ले। सीएम खट्टर के ओएसडी रहे ओपी सिंह जी ने एक किताब लिखी थी, हौसलानामा। इस किताब का दिल्ली और पटना दोनों जगह विमोचन हुआ। अब जान लीजिए इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे संघ किंग इंद्रेश कुमार और बबीता फोगाट। ओपी सिंह का मनोहर लाल खट्टर से नजदीकियों का अंदाज द प्रिंट की एक खबर से लगाया जा सकता है, जिससे कहा गया है कि उन्होंने सुशांत मामले में पटना के एफआईआर करने के लिए बाकायदा नीतीश कुमार को फोन लगाया था। आगे फिर से आवेश तिवारी लिखते हैं, ये सरकार सोशल मीडिया और मीडिया की सरकार है। आपको इनसे जीतना है तो सोशल मीडिया और मीडिया पर इनसे जीतना होगा। सोशल मीडिया पर ये हार रहे हैं, इनकी कोई भी साजिश अब कामयाब होने नहीं दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि मीडिया के मोर्चे पर इनसे कैसे लड़ा जाए, जब हर तरफ केवल उनके ही लोग हों। जवाब एक ही है, उन टीवी चैनलों, अखबारों, पत्रकारों के खिलाफ मुहिम चलाएं जो इस अराजक सरकार का महिमा खंडन करते हों या फिर मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हों। घर से डीटीएच को दूर करिए, इंटरनेट ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करिए। आगे फिर से मोहम्मद जैद लिखते हैं, आज न देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित है, न देश की सीमा सुरक्षित है, न देश के लोगों की नौकरी और रोजगार सुरक्षित है, और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने ट्विटर हैंडल सुरक्षित है। अब आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। यूट्यूबर पर प्रधानमंत्री के मन की बात पर देशवासियों ने सवाल क्या पूछा, डिसलाइक क्या किया, उस चैनल का कमेंट और डिसलाइक का ऑप्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सांसद सत्ता और सरकार को सवाल पूछने का देश के शीर्षक मंच है और आगामी सत्र से उसका प्रश्नकाल ही खत्म कर दिया गया। आप अन्य मंचों से सरकार सवाल पूछेंगे तो आप पर रासुका और देशद्रोह लगाकर अंदर कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर सवाल पूछेंगे तो 66 और भावना को ठेस पहुंचाने में अंदर कर दिया जाएगा। मोदी जी कहते हैं उन्होंने 30 साल भीख मांग कर खाई। इसी पर एक किस्सा याद आता है। एक राजा के राज्य में रास्ते में एक घर में
भीख मांगने वाली बेहद सुंदर लड़की दिखी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने उस लड़की को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। दरबारी लोग उसे सजा दजाकर सामने दरबार में पेश किया और राजा ने तुरंत उससे विवाह कर लिया। कुछ दिनों बाद राजा की वो महारानी बीमार पड़ने लगी। एक से एक वैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियां दी गई, पर महारानी बीमार बढ़ती गई। राजा को दुखी मन से उसकी मौत का इंतजार था कि मेरे फकीर राजा के दरबार में आया। उसने राजा से पूछा उसकी परेशानी की वजह। राजा ने वजह बताई। फकीर ने महारानी की पूर्व वर्तमान सब पूछा। राजा ने वो भी बता दिया। फकीर ने कहा महारानी ठीक हो जाएगी और फिर उसने ऐसा कमरा बनवाने को कहा जिसकी दीवारों पर छोटे छोटे सैकड़ों कटोरों और प्लेट हो। कमरा बनवाकर तैयार हो गया। फकीर ने हुक्म दिया कि राज्य के लोगों ने इन कटोरी और प्लेट पर अपने घर की बनी पकवान लाकर रखे। राजा ने फकीर को बुलाया और धन्यवाद कहा। फकीर ने कहा जो व्यक्ति अपने जीवन में अधिकांश समय में जैसा रहता है, जैसा सोचता है, जैसा खाता है, वही उसका चरित्र बन जाता है, जो उसकी मृत्यु तक उसके साथ रहता है। अपने चरित्र के विपरीत वो कुछ भी सकारात्मक नहीं कर सकता। आज पूरे देश को भीख मांगने की स्थिति में लाकर खड़ा कर देना उस चरित्र का परिणाम है। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।